व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 के बारे में। हाल ही में इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है क्योंकि ये गेम से इंस्पायर्ड है जिसका नाम भी द लास्ट ऑफ अस है। इसकी IMDb रेटिंग है 9.2। ये जिस गेम से इंस्पायर्ड है उसकी स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस सीरीज़ को खास ये चीज़ बनाती है कि इसमें बिल्कुल भी स्टोरी चेंज नहीं करी गई है, यानी कि द लास्ट ऑफ अस गेम की जो स्टोरी थी उसको पूरी तरीके से इस सीरीज में दिखाया गया है विदाउट एनी चेंजेस। अब इससे हुआ ये कि जिन लोगों ने इस गेम को पहले से खेल रखा था उनकी तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, एंड जिन लोगों ने इस गेम को नहीं खेला था जस्ट लाइक मी, उन्हें भी इसे देखने में बहुत मजा आ गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बेहतरीन सीरीज को आपके सामने लाया जाए। फिलहाल के लिए इसके 5 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और आज से हम भी इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक सीन से। यहाँ पे हम डॉक्टर न्यूमन को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। वो बात कर रहे थे फंगल पैरासाइट के बारे में। वो कहते हैं कि ह्यूमंस को इन फ्यूचर फंगल पैरासाइट से काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। यहाँ पे सभी उनकी बात का मजाक बना रहे थे, लेकिन वो क्लियर करते हैं कि भले ही आज ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के साथ ये पॉसिबल हो सकता है कि फंगस खुद को अपग्रेड कर ले एंड एक खतरा बन जाए फॉर ह्यूमन रेस। अब नेक्स्ट सीन होता है ईयर 2003 का, और यहाँ पे हम देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर जोल को। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सैरा और एक भाई जिसका नाम होता है टॉमी। आज जोल का बर्थडे है और काम ज्यादा होने के कारण वो घर पे लेट आएगा। इससे सैरा नाराज होती है बिकॉज आज जोल का बर्थडे था एंड आज ही वो लेट आने वाला है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि घर आते टाइम वो केक लेके आएगा। स्कूल जाने से पहले सैरा एक खराब वॉच और कुछ पैसे रख लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो एक वॉच रिपेयरिंग शॉप में जाती है और इस शॉप का ओनर था नासिर। वो सिर्फ $20 में वॉच को ठीक कर देता है। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आती है और सैरा को बड़ी पैनिक में बाहर निकालकर शॉप को बंद कर देती है, बट एनीवेज उसकी वॉच ठीक हो गई। इसके बाद सैरा जाती है अपनी नेबर मिसेस एडलर के घर पे। वेल यहाँ पे वो अपने डैड के लिए मूवी लेने आई थी। मूवी लेने के बाद वो नोटिस करती है कि एडलर का डॉग मर्सी नैना को घूर रहा है। ये देख के सैरा को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो अपने काम से काम रखते हुए यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सैरा अपने घर पे आ जाती है और रात के टाइम जोल भी घर पे आ जाता है, लेकिन वो केक लाना भूल गया। इससे सैरा नाराज तो होती है, लेकिन फिर भी वो उसे वॉच गिफ्ट करती है जो कि उसने नासिर से ठीक करवाई थी। साथ ही वो उसे मूवी दिखाती है। मूवी देखते देखते सैरा तो सो जाती है, लेकिन जोल अभी भी जग रहा था। तभी उसे टॉमी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है एंड अगर जोल उसकी बेल करवाने नहीं आता तो आज फ्राइडे है, मतलब कि वो सीधा नेक्स्ट वीक फ्री होगा। फिर जोल सैरा को रूम में सुलाकर टॉमी को छुड़वाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सैरा की आंख खुलती है और वो नोटिस करती है कि आज प्लेन्स वगैरह कुछ ज्यादा ही नॉइस कर रहे हैं। वो देखती है कि बाहर नेबर्स का पेट मर्सी भी होता है। सैरा मर्सी को वापस से छोड़ने जा रही होती है, लेकिन आधे रास्ते में मर्सी यहाँ से भाग जाता है। फिर जब सैरा अंदर जाके चेक करती है तो यहाँ पे नैना ने सभी को मार दिया था। जी हाँ, नैना पे फंगस का असर हो गया। अब वो सैरा पे भी अटैक करती है, लेकिन सैरा बचते बचाते बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पे जॉल और टॉमी भी आ जाते हैं और नैना को मार देते हैं। फिर वो सभी कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं और आगे जाके वो देखते हैं कि हाईवे पे बुरी तरीके से जाम लगा है। इसके बाद वो रॉन्ग वे लेने की ट्राई करते हैं, बट वहाँ पे भी मिलिट्री बैरिकेड्स लगे थे। अब वो लोग टाउन के अंदर से जाने के बारे में सोचते हैं। टाउन में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे भी बुरी तरह केओस मचा हुआ है। जैसे तैसे वो ज़ॉम्बीज़ से बच रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हो जाता है। बस थोड़ी सी दूरी से उनकी जान बच गई, लेकिन धमाके से उनकी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। इस दौरान सैरा का लेग भी इंजर्ड हो गया। वो लोग कार से बाहर निकलते हैं और तभी एक और कार उनकी कार से टकरा जाती है, जिस वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और टॉमी उनसे अलग हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे रिवर के पास मिलूंगा। फिर जोल सैरा को उठाकर यहाँ से भागने लगता है। तभी एक इन्फेक्टेड की नजर उन पे पड़ती है और वो उनका पीछा करने लगता है। वो उन्हें मार ही देता, लेकिन तभी एक सोल्जर उसे शूट कर देता है। फिर वो अपने सीनियर से कांटेक्ट करके पूछता है कि मुझे 2 लोग मिले हैं और वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन उसका सीनियर उसे ऑर्डर देता है कि वो उन दोनों को मार दे। ना चाहते हुए वो उन पे फायरिंग कर देता है। वो उन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी टॉमी आके उसे मार देता है। जोल को तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता, बस एक गोली उसे छू के निकली थी, लेकिन सैरा बुरी तरीके से इंजर्ड थी। एट द एंड वो शूट आउट में मारी जाती है। जी हाँ, ये सीन दिल तोड़ के रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं 20 ईयर्स बाद का सीन, ईयर 2023। यहाँ पे एक बच्चा चलता हुआ बॉस्टन के क्वारंटाइन सेंटर तक आ जाता है। उसे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन वो लेडी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी हाँ, ये उन्होंने उसके दिल की तसल्ली के लिए बोला था। असल में उसे इंजेक्शन देके मार दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जोल को। वो अपनी गर्लफ्रेंड टेस के साथ इन्फेक्टेड बॉडीज को जला रहा था।
टेस इस बच्चे की डेड बॉडी को जलाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन जोल ने उसे बिना किसी इमोशन के जला दिया, विच क्लियरली शोज दैट हिज इमोशंस आर डेड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज डॉटर। इस काम को करने के लिए उन्हें राशन कार्ड्स मिलते हैं। वेल इस जगह को फेडरा नाम की ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। यहाँ पे सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें इन तीनों की तरह फांसी दे दी जाएगी। तभी जोल जाता है अपने फ्रेंड ली के पास। वो एक सोल्जर है लेकिन इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है। जोल उसे हाइड्रोक्सी पिल्स बेचता है। जोल ने ली से एक ट्रक की भी डिमांड करी थी। ली इसके लिए $600 मांगता है, बट जोल 400 में डील डन कर लेता है। ली उसे वार्न करता है कि वो फायरफ्लाइज ग्रुप से बच के रहे। वेल फायरफ्लाइज फेडरा के दुश्मन है। वैसे ट्रक चलेगा बैटरी से और जोल बैटरी लेने वाला था रॉबर्ट से, बट उसने ये बैटरी किसी और को बेच दी। यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबर्ट के आदमियों ने टेस को बुरी तरह पीट दिया था। इससे रॉबर्ट की हवैयां उड़ी पड़ी थी, बिकॉज ही नोज कि अगर जोल को इस बारे में पता चला तो वो उन सभी को मार देगा। टेस कहती कि वो रॉबर्ट को समझा लेगी। अब इससे पहले कि वो टेस को फ्री करते, यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। टेस तो बच जाती है, बट रॉबर्ट का एक आदमी मारा जाता है। वेल बार फेडरा और फायरफ्लाइज ग्रुप के बीच फाइट हो रही थी। टेस बाहर निकलती है और वो सभी सोल्जर्स को समझाती है कि वो फायरफ्लाइज ग्रुप के साथ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि फायरफ्लाइज ग्रुप ने एक लड़की को पकड़ रखा था। वो इन्हें अपना नाम वेरोनिका बताती है और कहती है कि फेडरा मुझे ढूंढने जरूर आएगी, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मुझे फ्री कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जोल को। वो एक आदमी के पास आता है और उससे टॉमी की अपडेट मांगता है। टॉमी हर दिन अपडेट्स भेजा करता था, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से उसकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। अब जोल डिसाइड करता है टॉमी को ढूंढने जाने की, लेकिन वो आदमी टॉमी को इसके लिए मना करता है। फिर भी जोल टॉमी की लोकेशन लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर वो घर पे जाके कई पैक लगाता है और प्लान रेडी करता है टॉमी को ढूंढने का। रात के टाइम टेस भी घर पे आ जाती है और जोल के बगल में सो जाती है। नेक्स्ट डे जोल जब टेस की शक्ल देखता है तो बहुत ही ज्यादा एग्रेशन में आ जाता है। फिर जब टेस उसे ये बताती है कि रॉबर्ट के आदमियों ने किया है, तब तो जोल बस उनका गेम बजाने जा रहा था, लेकिन टेस उसे शांत करती है और बताती है कि रॉबर्ट ने बैटरी किसी और को सेल कर दी है। अब उनका नया मिशन है रॉबर्ट ने जिस किसी को भी बैटरी बेची है उससे बैटरी चुराना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं फायरफ्लाइज के मेंबर्स को। यहाँ पे किम को मर्लिन से शिकायत थी बिकॉज फेडरा पे अटैक के दौरान उनके भी आदमी मारे गए। साथ ही में वो पूछती कि उसने आखिर वेरोनिका को क्यों पकड़ रखा है। मर्लिन उसे समझाती है कि ये लड़की हमारी हेल्प कर सकती है फायरफ्लाइज के मिशन को पूरा करने में, बट इसके लिए उसे बोस्टन छोड़ के वेस्ट की तरफ जाना होगा। दूसरी तरफ टेस को बैटरी की न्यू डील की अपडेट के बारे में पता चल जाता है और ये बात वो जोल को भी बता देती है। ऑन दी अदर हैंड मर्लिन वेरोनिका के पास आती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका असली नाम एली है, ना कि वेरोनिका। मर्लिन इतना कुछ इसीलिए जानती है बिकॉज उसी ने एली को फेडरा के मिलिट्री स्कूल भेजा था टू कीप हर सेफ। एली पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एली इन्फेक्टेड है, बट अभी तक उस पे फंगस का असर नहीं हुआ। मीन शी इज स्पेशल। अब उसे बोस्टन से निकाल के किसी सेफ जगह पे ले जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टनल से होते हुए जोल और टेस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे उन्हें रॉबर्ट की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही वो बैटरी भी जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ पे आए थे। ये बैटरी पूरी तरह गली हुई और बेकार है और इस बेकार सी बैटरी की डील रॉबर्ट ने 2 बार करी। इसी चीज से गुस्सा होकर फायरफ्लाइज ने उसे मार दिया। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। चेक करने पर उन्हें मर्लिन और किम मिलते हैं। तभी एली उन पर अटैक करती है, बट जोल उसे ही पछाड़ देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मर्लिन और जोल एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब मर्लिन जोल के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि अगर तुम एली को ओल्ड स्टेज हाउस तक पहुंचा दोगे तो वहाँ पे हमारे लोग तुम्हें सारा सामान दे देंगे, ट्रक, वेपन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो इसके लिए मान जाते हैं। अब वो लोग एली को घर पे ले आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो फ्रैंक और बिल के पास जाएंगे एंड इसके बाद आगे का प्लान डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एली ताक झाक कर रही थी और उसे पता चल गया कि ये लोग रेडियो का यूज किस लिए करते हैं। अगर 60s के गाने बज रहे हैं मतलब कोई मैसेज नहीं है, 70s के गाने मतलब देयर इज सम वर्क, 80s के गाने यानी कि ट्रबल। वो जोल के हाथ में एक वॉच भी देखती है। वेल ये वॉच वही है जो सैरा ने उसे गिफ्ट करी थी, मतलब कि वो आज भी उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाया। रात के टाइम जोल और टेस एली को लेकर वॉल की दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें एक सोल्जर ने रोक लिया। ये सोल्जर और कोई नहीं बल्कि ली है, लेकिन वो जोल को इतना बड़ा कानून तोड़ने नहीं दे सकता। वो इन तीनों को चेक करता है कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं। एली का नंबर आते ही वो अपने नाइफ से ली पे अटैक कर देती है। अब ली एली पे गन पॉइंट कर देता है। अब ये सीन देख के जोल को 20 साल पुराना सीन याद आ गया जहाँ पे एक सोल्जर ने उसकी बेटी को मार दिया था। फिर क्या, वो ली पे अटैक कर देता है और उसका मुंह फोड़ देता है। ये देख के टेस और एली भी शॉक में थे। फिर यहाँ पे बाकी सोल्जर्स आने लगते हैं और जोल ली की गन लेके उन दोनों के साथ निकल जाता है और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 को भी बिल्कुल डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं।
तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि स्टोरी कितनी ज्यादा सही चल रही है। जोल की बेटी सैरा का मरने वाला सीन हमारा हार्ट ब्रेक करके रख देता है। इसके अलावा सीधा 20 इयर्स का टाइम जंप और इसके बाद भी स्टोरी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया, मतलब कि स्टोरी बैंगर है। वैसे टॉमी का क्या हुआ, इस सस्पेंस के साथ हमें छोड़ दिया गया था। क्या टॉमी मर चुका है, टॉमी उन्हें मिलेगा या नहीं, इसका आंसर हमें इस एपिसोड में या फिर सीजन में आगे जरूर मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जकार्ता इंडोनेशिया के सीन को एंड ये ईयर है 2003। यहाँ पे एक रत्ना नाम की लेडी रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी मिलिट्री वाले यहाँ पे आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। रत्ना को लग रहा था कि उसने कोई क्राइम कर दिया है, लेकिन वो उसे एक फंगस को टेस्ट करने के लिए लाए थे। रत्ना उन्हें चेक करके बताती है कि ऑफियोकॉर्डिसेप्स हैं। वो उसे बताती है कि ये कॉर्डिसेप हमें ह्यूमन बॉडी से मिला है, बट इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज कॉर्डिसेप्स कैन नॉट सर्वाइव इन ह्यूमन बॉडी। फिर वो उसे एक लेडी को चेक करने के लिए भेजते हैं। उस लेडी के पैर पे एक ह्यूमन का बाइट था। फिर जब वो उसके मुंह में चेक करती है तो उसे लिविंग कॉर्डिसेप का थ्रेड मिलता है। इससे डर कि वो लैब में से भाग जाती है और फिर वो उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे स्टार्ट हुआ। वो बताते कि लोगों ने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया और जिसे काटा वो भी ऐसा ही बन गया। वो रत्ना से पूछती कि क्या तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन या फिर मेडिसिन है। रत्ना बताती है कि मैंने पूरी लाइफ ऐसी चीजों पर ही रिसर्च करी है और इसकी ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही मेडिसिन। वो कहती है कि बॉम्बिंग स्टार्ट कर दो, इससे इन्फेक्टेड लोग मर जाएंगे और उनके अंदर का फंगस भी। बेशक इसके साथ आम लोग जो कि ठीक है, जिनके अंदर ये फंगस नहीं है, वो भी मारे जाएंगे। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पे एली आराम से सो के उठती है एंड देखती है कि जॉल और टेस उस पर नजर रखे बैठे थे। वो उन्हें बताती है कि उसे इन्फेक्ट हुए 3 वीक हो चुके हैं और अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। एली खा रही थी चिकन सैंडविच, जो कि इस टाइम पे मिलना बहुत ही बड़ी बात थी। पहले मर्लिन ने उसे दिया था। अब टेस पेशेंस खो के एली से पूछती है कि आखिर मर्लिन का क्या प्लान है। एली बताती कि वेस्ट में फायरफ्लाइज का कैंप है। वो एली को यहाँ पे भेज रहे हैं ताकि यहाँ के साइंटिस्ट उसके ब्लड का यूज करके इस फंगस से लड़ने वाले क्योर या फिर कह लो वैक्सीन को बना सकें। ये सुन के जोल का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि 20 साल पहले से ये बातें चली आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। लेकिन टेस उसे शांत करके ये मिशन पूरा करने के लिए कहती है, जस्ट बिकॉज ये मिशन पूरा करने के बाद ही उसे ट्रक मिलेगा एंड ट्रक के बिना वो टॉमी को ढूंढने नहीं जा सकते। अब वो दोनों एली को अपने साथ लेके आगे के सफर पे निकल जाते हैं, बट बॉम्बिंग की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो म्यूजियम वाला छोटा रास्ता लो या फिर होटल वाला लंबा। लेकिन म्यूजियम में खतरा ज्यादा है, इसलिए वो लोग होटल वाला लंबा रास्ता चूज करते हैं। यहाँ पे टेस एली से पूछती है कि उसे ये बाइट कैसे लगा। एली बताती है कि वो एक मॉल में गई थी एंड वहीं पे एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया। टेस उससे पूछती है कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढते हुए तो नहीं आ जाएंगे। एली बताती है कि वो ऑर्फन है, यानी अनाथ। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उस इन्फेक्टेड के काटने के बाद फायरफ्लाइज एली को मारने वाले थे, लेकिन मर्लिन ने उसे बचा लिया ताकि वो इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसके बाद वो लोग होटल में जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा होता है। एली को यहाँ पे बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे, लेकिन एक ह्यूमन स्कल को देख के उसकी सारी मस्ती निकल जाती है। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि यहाँ का रास्ता भी ब्लॉक है। टेस ऊपर चेक करने के लिए जाती है और तभी एली जोल से मल्टीपल क्वेश्चंस करने लगती है। वो पूछती है कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, टेस और तुम्हारा क्या सीन है, वगैरह वगैरह। लेकिन जोल समझ जाता है कि कल के इंसिडेंट के बाद एली उसे जज कर रही है। वो कहता है कि उसने कई इन्फेक्टेड्स की जान ली है और उसे इसका अफसोस भी है। तभी यहाँ पे टेस आती है और उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन यहाँ पे वो देखते हैं कई सारे इन्फेक्टेड्स को। टेस बताते हैं कि पहले ये इतने सारे नहीं थे, बट लोग क्यूजी को ढूंढने आए और डे बाय डे बढ़ते गए। तभी एली नोटिस करती है कि ये आपस में कनेक्टेड है। टेस उसे बताती है कि इस फंगस के कॉर्डिसेप्स जमीन के अंदर भी ग्रो करते हैं। कई माइल्स दूर भी अगर इनके कॉर्डिसेप्स पे आपने पैर रख दिया तो इनको आपकी लोकेशन मिल जाएगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रही बल्कि गाइड कर रही हूँ। तुम्हें इन्फेक्शन से तो कुछ नहीं होगा, बट ये तुम्हारे टुकड़े करके रख देंगे। तो अब उन्हें छोटे रास्ते से ही जाना होगा, इसीलिए वो लोग म्यूजियम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे सूखी हुई फंगस देख के जोल प्रेडिक्शन करता है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड नहीं है, बट अंदर जाते ही एली को एक बंदे की डेड बॉडी मिलती है। टेस के हिसाब से ये घायल बाहर हुआ होगा और फिर अंदर आ गया। एली भी कहती कि मुझ पे एक इन्फेक्टेड ने अटैक किया था, लेकिन ऐसा हाल नहीं किया। उसका मानना है कि ये किसी इन्फेक्टेड का काम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें एक इन्फेक्टेड मिल जाता है, बट ये क्लिकर है। ये देख नहीं सकते बट सुन सकते हैं। एली के सांस लेने की वजह से उस क्लिकर ने उन पर अटैक कर दिया। अब एक क्लिकर कम था जो दूसरे ने भी एंट्री मार ली। यहाँ पे एक क्लिकर लग जाता है एली और टेस के पीछे और एक जोल के पीछे, लेकिन 1 बाय 1 टीम वर्क से उन्होंने उन्हें डिफीट कर दिया। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और देखते कि एली को एक इन्फेक्टेड ने काट लिया।
लेकिन उसे कुछ नहीं होने वाला बिकॉज वो इस फंगस को डिफीट कर सकती है। इसके बाद उन्हें आगे चलने पर फायरफ्लाइज का ट्रक दिखाई देता है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था। वो जब चेक करते हैं तो ट्रक के नीचे एक सोल्जर मरा हुआ होता है। यहाँ पे ब्लड के निशान थे जो कि स्टेट हाउस की तरफ जा रहे थे। वो यहाँ पे आते हैं और देखते कि फायरफ्लाइज के सभी सोल्जर मर चुके हैं। अब जोल बताता है कि या तो इन्फेक्शन के डर से इन्होंने एक दूसरे को मार दिया या फिर ये इन्फेक्शन आगे ना फैले इसीलिए इन्होंने खुद को मार दिया। यहाँ पे टेस बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी। वो मैप ढूंढ रही थी फायरफ्लाइज के कैंप का। इससे एली को अंदाजा लग जाता है कि टेस इन्फेक्टेड है। फिर जोल टेस को शो करने के लिए कहता है। वो बाइट शो करती है एंड रियली इट्स सो क्रीपी। फिर टेस जोल को एली का हाथ दिखाती है और हम देखते कि उसका हाथ हील हो रहा था, मतलब कि सच में एली का ब्लड इस फंगस का क्योर है। तभी एक इन्फेक्टेड उन पे अटैक करने वाला था, लेकिन जोल उसे मार देता है। बट फंगस के थ्रेड्स के कारण बाहर पड़े ज़ॉम्बीज़ को उनकी लोकेशन मिल जाती है। अब टेस जोल से एली को बचाने के लिए कहती है और उसे जिम्मेदारी सौंपती है कि वो उसे फायरफ्लाइज के कैंप तक लेके जाएगा। अब ह्यूमैनिटी को बचाना उसके हाथों में है। फिर वो पेट्रोल, डीजल, ग्रेनेड्स वगैरह नीचे फेंक देती है। वो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाली है और खुद के साथ सभी इन्फेक्टेड्स को मार देगी। अब जोल एली को लेकर यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पे सारे इन्फेक्टेड्स आ जाते हैं और टेस के लाइटर ने भी इसी टाइम पे काम करना बंद कर दिया। तभी एक इन्फेक्टेड उसे किस करके इन्फेक्ट कर रहा था और तभी लाइटर जल गया और एज एक्सपेक्टेड उसने सभी इन्फेक्टेड्स को मार दिया। वेल, मैंने गेम पहले खेला नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है और मुझे सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता अगर टेस की मौत बेकार जाती तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वेल, सच में एडिटिंग टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके VFX, विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सेट डिजाइनिंग की तो बात ही क्या। लेकिन इसके एपिसोड्स को लेकर मुझे एक दिक्कत लगी है, वो है लेंथ की। पहला एपिसोड पूरा 1 घंटा 20 मिनट का है और दूसरा एपिसोड 1 घंटे का भी नहीं। इसी तरह इसका तीसरा एपिसोड 1 घंटा 15 मिनट का है और इसका चौथा एपिसोड तो पूछो ही मत, 45 मिनट। अगर देखा जाए तो ये हर एपिसोड को लगभग 1 घंटे का रख सकते थे, बट किसी एपिसोड को इतना लंबा कर देना और किसी को बिल्कुल छोटा, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी अगर एंजॉय करने की बात की जाए तो डेफिनेटली मैंने सभी एपिसोड्स को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है एंड डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप सब भी वैसे ही इसे एंजॉय करें जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई डाउट है तो हम बिल्कुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और बिल्कुल हम ये बात जानते हैं कि कई लोग तो एपिसोड देखे बिना ही हमारा वीडियो देखने के लिए आ जाते हैं। उन लोगों को भी पूरा एंटरटेनमेंट मिले, बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमने कुछ मिस कर दिया। ये सब कुछ डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है और हम हमारी जिम्मेदारी इसी तरीके से निभाते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बनाए रखें। वेल, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि अमेजिंग सीरीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 और 2 भी डिटेल में कवर कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा है सो यू नो लास्ट एपिसोड की एंडिंग कितनी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। वेल, हो सकता है कि एपिसोड नंबर 3 कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को नहीं, बिकॉज मेकर्स ने कुछ हट के ट्राई किया है। एपिसोड नंबर 1 और 2 पूरे के पूरे गेम से लिए गए थे, लेकिन एपिसोड नंबर 3 को मेकर्स ने अपनी मर्जी से बनाया है। बट गाइज बिलीव मी, ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा क्यूट है एंड मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सीरीज के साइड कैरेक्टर्स बिल और फ्रैंक पे भी एक प्यारी सी स्टोरी बनाई गई है और इस पूरे एपिसोड में एक तरीके से हम इन्हीं की स्टोरी देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जोल और एली को। यहाँ एली साफ साफ बोल देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मतलब कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में टेस की डेथ होना उसका फॉल्ट नहीं है। वो टेस और जोल ही थे जिन्हें बैटरीज और ट्रक चाहिए था, सो इसमें एली का कोई भी फॉल्ट नहीं है। वेल, मैं भी उससे एग्री करता हूँ। इसके बाद वो लोग आगे चलने लगते हैं। रास्ते में एली जोल से कई सवाल पूछती है। ऑफ कोर्स जोल उसके क्वेश्चंस के आंसर देते देते थक जाता है। इसके बाद वो लोग गैस स्टेशन पे जाते हैं। यहाँ पे जोल ने अपने सामान को छुपा के रखा था। अब एक गेम को देख के एली की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो अंदर जाती है और उसे एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। यहाँ पे एक टैम्पॉन का बॉक्स पड़ा था जिसे कि एली अपने पास रख लेती है। तभी उसे एक इन्फेक्टेड की आवाज आती है। वो बुरी तरह दबा हुआ था। इसी का फायदा उठा के एली उसे मार देती है। इसके बाद एली बाहर आती है और वो दोनों आगे के सफर पे निकल जाते हैं। रास्ते में एली जोल से पूछती है कि ये इन्फेक्शन आखिर कैसे स्टार्ट हुआ होगा। उसका गैस है कि ये मंकी से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली उसकी स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। जोल बताता है कि ये फंगस फ्लोर या शुगर जैसी चीजों से फैला है। थर्सडे रात को लोगों ने ये चीजें खाई
फ्राइडे 26 सितंबर को इसका असर दिखना शुरू हुआ और मंडे तक मोर देन इनफ पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो गई। आगे चलते हुए एली को ह्यूमन स्कल एंड बोन्स दिखाई देते हैं। जोल बताता है कि टाउन के लोगों को ये बोल के लाया गया कि उन्हें क्यूजी में रखा जाएगा। अब जिन्हें क्यूजी में जगह मिली उन्हें रख दिया गया और जिन्हें नहीं मिली उनके साथ क्या हुआ आप देख ही सकते हो, उन्हें मार दिया गया। उन्हें मारने का रीजन ये था क्योंकि मरे हुए लोगों पे इन्फेक्शन नहीं फैलता। जी हाँ गाइस, अगर कोई ह्यूमन मर जाता है तो वो इन्फेक्ट नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन। ये ईयर है 2003। वेल ये स्कल एंड बोन्स लिंकन टाउन के लोगों के थे। मिलिट्री वाले इस टाउन के लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं बिल उनसे छुपा रहा और सबके जाने के बाद टाउन में कब्जा कर लिया। उसने सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा बना लिया और अकेले के दम पे पूरा टाउन मेंटेन करके रखा। बेशक उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, पर सीरियसली अकेले के दम पे इतना कुछ कर देना, भाई जिगरा चाहिए उसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं ईयर 2007 का सीन। यहाँ पे बिल को एक आदमी दिखता है। वो उसके पास जाके पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वेपन है। इस पे वो आदमी मना कर देता है। उसका नाम होता है फ्रैंक। बिल चेक करता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता। फ्रैंक बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बॉस्टन जाने के लिए निकला था, बट अब बस वो अकेला ही जिंदा बचा है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए वो खाने की रिक्वेस्ट करता है। बिल पहले तो मना करता है, बट कन्विंस करने पर वो मान जाता है। फ्रैंक बात लेता है और बिल उसे नए कपड़े भी देता है। इसके बाद फ्रैंक को आलीशान खाना खाने को भी मिलता है। अब टाइम आ गया था फ्रैंक के जाने का, बट वो जाने से पहले पियानो प्ले करता है, लेकिन वो अच्छा नहीं गा रहा था, इसलिए वो बिल को ट्राई करने के लिए कहता है। बिल एक बहुत ही प्यारा और इमोशनल सा गाना गाता है एंड खुद भी इमोशनल हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि तुमने ये गाना किस लड़की के लिए गाया। बिल कहता है कि ये कोई लड़की के लिए नहीं था। जी हाँ, वो गे है, बट टेंशन की कोई बात नहीं है बिकॉज फ्रैंक भी गे है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ईयर 2010 का सीन। यहाँ पे फ्रैंक और बिल के बीच डिबेट चल रही थी। वेल हाँ, फ्रैंक यहीं पे रुक गया बिकॉज दे स्टार्टेड लविंग ईच अदर। यहाँ पे फ्रैंक का कहना था कि उन्हें नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, वो लोगों को यहाँ पे इनवाइट करेंगे, बट बिल इसके अगेंस्ट में है। बट फ्रैंक के फोर्स करने के बाद बिल मान जाता है। आफ्टर दैट जोल और टेस यहाँ पे आते हैं। जी हाँ, फ्रैंक इन्हें ही बुलाने की बात कर रहा था। फ्रैंक टेस से बात करने के लिए अंदर चला जाता है और इससे बिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। वेल यहाँ पे जोल और टेस रिसोर्सेज के बदले उन्हें पिल्स एंड वेपन्स देंगे। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि रेडियो के थ्रू सिग्नल भेजने का प्लान भी फ्रैंक का था। 60s के सॉन्ग यानी नो मैसेज, 70s के सॉन्ग यानी देयर इज सम वर्क एंड 80s के सॉन्ग यानी ट्रबल। यहीं पे जोल बिल से कहता है कि रेडर्स एक ना एक दिन यहाँ पे जरूर आएंगे एट नाइट, क्वाइट एंड आर्म्ड। दैट्स वाई उन्हें फेंसिंग सिस्टम को अपडेट करना चाहिए। रेडर्स एक ऐसा ग्रुप है जो लोगों को मार के और लूट के अपना गुजारा करते हैं। बिल जोल से कहता है कि हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। 3 साल बाद ईयर 2013 फ्रैंक बिल को दौड़ाते हुए एक जगह पे ले गया एंड यहाँ पे उसने उसे एक सरप्राइज दिया बाय प्लांटिंग सम स्ट्रॉबेरीज। वेल इसके सीड्स उसने जोल से लिए बाय गिविंग हिम एन गन। स्ट्रॉबेरीज खा के वो दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन रात के टाइम उन पे रेडर्स ने अटैक कर दिया। बट बिल्कुल बिल ने फेंसिंग सिस्टम अपडेट कर लिया था, इसीलिए उन सभी की बैंड बज गई। लेकिन फिर भी बदनसीबी से बिल को एक गोली लग जाती है। यहाँ पे फ्रैंक उसे अंदर ले जाता है। बिल को लग रहा था कि वो मर जाएगा, बट फ्रैंक विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड उसे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ईयर 2023 का सीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रैंक किसी बीमारी के चलते पैरालाइज हो रखा है और उन्हें इसका क्योर भी नहीं मिल रहा। पूरे दिन घूमने के बाद रात के टाइम बिल उसे बेड पे लेटा देता है, लेकिन फ्रैंक पूरी रात नहीं सोया। एक्चुअली उसने मरने का डिसाइड कर लिया है। वैसे भी वो बिल पे बोझ बनता जा रहा है, लेकिन बिल फ्रैंक के इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है। फ्रैंक उसे कहता है कि सबसे पहले तो तुम मेरे लिए टोस्ट बनाओ, फिर तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगे एंड देन विल मैरी। फिर तुम डिलीशियस डिनर प्रिपेयर करोगे एंड मेरी वाइन में पिल्स डाल दोगे। उसके बाद मैं उसे पी लूंगा एंड तुम्हारी बाहों में दम तोड़ दूंगा। बिल ये करना तो नहीं चाहता, बट फ्रैंक की खुशी के लिए वो ऐसा ही करता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं एंड फिर वही खाना आता है जो कि बिल ने पहली बार फ्रैंक के लिए बनाया था। इसके बाद वो फ्रैंक के ग्लास में पिल्स डाल के उसे पिला देता है। फ्रैंक नोटिस करता है कि उस बोतल में पहले से ही पिल्स डली हुई हैं और इस वाइन को बिल ने भी पी लिया। मतलब कि आज फ्रैंक के साथ बिल भी मरने वाला है। ये फ्रैंक को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसे ये तरीका थोड़ा रोमांटिक लगता है। जिए तो साथ, मरे तो साथ। इसके बाद वो लोग बेडरूम में मजे से चले जाते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ। यहाँ पे जोल और एली बिल के घर पे आते हैं, लेकिन उनका बेडरूम अंदर से लॉक होता है। एली को एक लेटर मिलता है जो कि बिल छोड़ के गया था जोल के लिए। उसमें लिखा था कि बिल का काम था फ्रैंक को प्रोटेक्ट करना, वो ही उसकी लाइफ था। तो उसके मरने के बाद जीने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उन दोनों ने साथ में दम तोड़ दिया। वेल मैं अपने सारे वेपन्स तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि तुम टेस को प्रोटेक्ट कर सको।
टेस का नाम देख के डेफिनेटली जोल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो एक ट्रक को रेडी कर लेता है और एली को जाके बताता है कि वो इससे टॉमी को ढूंढने जाने वाले हैं, पर उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, लाइक उसे टेस की बात नहीं छेड़नी और अपने इन्फेक्शन के बारे में किसी को नहीं बताना। इसके बाद वो जाते हैं वेपन्स ग्रैब करने। यहाँ पे वो देखते हैं कि बिल रेडियो रीसेट करना भूल गया, बिकॉज यहाँ 80s के गाने बज रहे थे, मीन्स ट्रबल। यहाँ पे एली जोल से एक गन रखने की परमिशन मांगती है, पर जोल इसके लिए मना कर देता है। ऊपर जाके वो शावर लेती है और नए कपड़े पहन लेती है। यहाँ पे उसे एक गन भी मिलती है और वो उसे अपने बैग में डाल लेती है। इसके बाद वो गाने बजाते हुए टॉमी को ढूंढने के लिए निकल गए। एली कार में फर्स्ट टाइम बैठी थी तो उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे थे। अभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 4 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आराम से जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो पिछले 3 एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे। हर एपिसोड में कोई ना कोई हार्ट ब्रेकिंग सीन आ ही जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये एपिसोड भी क्या पिछले एपिसोड की तरह इमोशनल है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एली को। वो बिल और फ्रैंक के घर से चुराई गई गन की मैगजीन निकाल रही थी और उससे काइंड ऑफ खेल रही थी। फिर वो मैगजीन को वापस डाल के बाहर आ जाती है, मतलब कि एली को गन की ठीक ठाक नॉलेज है। बाहर आके वो देखती है कि जोल पुरानी कार्स में हवा मार के पेट्रोल बाहर निकाल रहा था। वेला पेट्रोल भी खराब होता जा रहा है, इसीलिए ज्यादा पेट्रोल डालने के बाद भी कार उतना माइलेज नहीं दे पा रही है। तभी एली जोल को विल लिविंगस्टन की बुक वॉल्यूम 2 के जोक सुनाती है। उसे लग रहा था दैट शी इज वेरी फनी, बट वो बस जोल को पका रही थी। इसके बाद वो आगे निकल जाते हैं और यहाँ पे एली एक एडल्ट मैगजीन उठा लेती है। जोल को थोड़ा तंग करने के बाद वो उस मैगजीन को बाहर फेंक देती है। शाम होते ही जोल कार को रोड से नीचे उतार के जंगल में ले जाता है, बिकॉज रात के समय उन्हें रेडर जैसे ग्रुप से खतरा है, मतलब मुर्दा लोगों से ज्यादा जिंदा लोगों से खतरा है। इसके बाद वो डिनर करते हैं और सोते टाइम एली जोल को एक और जोक सुनाती है, या ये थोड़ा काम कर गया। एली के सोने के बाद जोल पहरा देने लग गया। जी हाँ, वो नहीं सोया। फिर सुबह होने के बाद एली उठती है और देखती है कि जोल ने कॉफी बनाई है, लेकिन कॉफी की स्मेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद वो अपने सफर पे निकल जाते हैं। यहाँ पे उन्हें पूरे 25 घंटे लगने वाले थे। तो एली जोल से टॉमी के बारे में बताने को कहती है। जोल बता दे कि टॉमी को हमेशा से हीरो बनने का शौक था, इसीलिए उसने हाई स्कूल खत्म करने के बाद सीधा आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसे दुनिया की असलियत पता चली। 12 साल बाद उसने जोल को भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा। जोल वहाँ पे चला गया ताकि वो टॉमी का ख्याल रख सके। यहाँ पे उसकी मुलाकात हुई टेस से और टॉमी की मर्लिन से। मर्लिन ने टॉमी को फायरफ्लाइज ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा, एंड अगेन टॉमी की हीरोपंती के चलते उसने फायरफ्लाइज ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। बट रिसेंटली उसने फायरफ्लाइज को भी क्विट कर दिया। इसीलिए जोल का मिशन है उसे ढूंढना, एंड वो एली से कहता है कि तुम मेरे लिए एक कार्गो की तरह हो, जिसे कि मुझे फायरफ्लाइज को सौंपना है। वो भी इसीलिए क्योंकि ये टेस की लास्ट विश थी। आगे बढ़ते हुए वो कैंसस सिटी के हाईवे तक पहुंचते हैं, एंड यहाँ का रास्ता ब्लॉक था, इसीलिए उन्हें टाउन के अंदर से जाना पड़ता है। यहाँ पे उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि इंजर्ड था। जोल समझ जाता है कि ये रेडर्स की चाल है। जोल उसे उड़ाने की कोशिश करता है, बट वो उसे डॉज कर देता है। तभी रेडर के पीछे स्पाइक से उसकी कार पंचर हो जाती है। इसके बाद वो सभी उन पे अटैक करने लगते हैं। जोल एली को कवर देते हुए एक रूम में जाने के लिए कहता है। इसके बाद 1 बाय 1 वो उन दोनों को मार देता है। तभी एक यंग बंदा जो कि रेडर था उस पे अटैक कर देता है, एंड वो जोल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी एली यहाँ पे आके उसे गोली मार देती है। फिर जोल उसे अंदर जाने के लिए कहता है और उसकी गन ले लेता है। इसके बाद वो उस रेडर को भी मार देता है। फिर वो दोनों बिल्डिंग चेंज कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे रेडर के और भी मेंबर्स आ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कैथलीन को। वो डॉक्टर एडल्स्टन से हेनरी के बारे में पूछताछ कर रही थी। एक्चुअली वो उनसे हेनरी का पता पूछ रही थी। उसका मानना है कि हेनरी ने उसके भाई के बारे में फेडरा को बताया और फिर फेडरा ने उसे मार दिया। लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद भी डॉक्टर एडल्स्टन ने अपना मुंह नहीं खोला। तभी बाहर जाके कैथलीन को पता चलता है कि उसके कुछ आदमियों का मर्डर हो गया है। ये वही लोग थे जिन्होंने जोल पे अटैक किया था और जोल ने इन्हें मार दिया। और वो गुस्से में जाके डॉक्टर को गोली मार देती है, एंड वापस आके सभी से कहती है कि ये हेनरी का काम है, उसी ने अपने लोगों को भेजा है ये सब करने के लिए। वो कहते हैं कि उन्हें ढूंढो और मार दो। अब रेडर्स उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और जोल एंड एली एक रूम में छुपे होते हैं। यहाँ पे जोल एली को हिम्मत दे रहा था। वो कहते हैं कि मेरी गलती थी, मैंने उसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना था, इससे तुम्हारी जान को खतरा था। वो कहता है कि मुझे पता है कि पहली बार किसी को मारना कैसा लगता है। इस पे एली बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं था जब उसने किसी को हर्ट किया हो। गन चलाना उसने फेडरा के स्कूल में सीखा था। इसके बाद जोल एली को गन यूज करना सिखाता है, एंड उसे गन को बैग में रखने के लिए बोलता है, बट एली फिर भी गन को जैकेट में रखती है। ऑन द अदर हैंड पेरी कैथलीन को बिल्डिंग में ले जाता है
यहाँ पे वो देखती कि हेनरी अपने भाई सैम के साथ रह रहा था, बट उनका सारा खाना खत्म होने के कारण उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी। अब कैथलीन बताती कि वो लोग आसपास हैं। इसके अलावा हेनरी सैम को भूखा नहीं रहने दे सकता। ये बातें चली रही थी तभी पैरी उसे बेसमेंट में ले जाता है। यहाँ पे इन्फेक्टेड्स का काइंड ऑफ नेस्ट होता है, मतलब यहाँ से कई सारे इन्फेक्टेड्स निकलने वाले हैं। पर कैथलीन कहती है वी शुड हैंडल व्हाट वी कैन हैंडल, और पैरी को भी ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीम वर्क के चलते जोल और एली एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे वो स्टेज चढ़ना शुरू करते हैं। एली जोल से पूछते कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो इंजर्ड आदमी रेडर्स का मेंबर था। जोल बताते हैं कि अपने सर्वाइवल डेज में उसने दोनों साइड से काम किया है एंड वो जानता है कि रेडर्स क्या तौर तरीके यूज करते हैं। टेस, टॉमी, जोल ये सभी पहले रेडर्स के लिए काम करते थे। फिर एली पूछते कि क्या तुमने कभी किसी इनोसेंट की जान ली है। जोल इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो 30 फ्लोर चढ़ने के बाद यहीं पे रुक जाते हैं। सोते टाइम जोल कांच के टुकड़े फ्लोर पे डाल देता है, जिससे अगर कोई यहाँ पे आए तो उन्हें पता चल जाए। इसके बाद एली कहती है कि तुम्हें अपने राइट ईयर से अच्छे से सुनाई नहीं देता। वो पूछती कि क्या तुम्हें अपने राइट ईयर पे गोली लगी थी। जोल इसका भी सही तरीके से जवाब नहीं देता। इसके बाद वो एली से पूछता है कि तुमने कहा था कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है जब तुमने किसी को हर्ट किया हो, तो तुमने इससे पहले किसे मारा था। एली कहती है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर सोते टाइम एली एक फनी सा जोक क्रैक करती है, जिससे जोल अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता एंड ये लोग ऐसे ही हंसते हुए सो जाते हैं। तभी एली जोल को उठाती है एंड वो देखती है कि हेनरी और सैम ने उन पे गन तान रखी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 4 में इतना कोई हार्ट ब्रेकिंग सीन तो नहीं था, और पिछले एपिसोड से कंपेयर करें तो ये इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन इस एपिसोड में हमने देखा एली और जोल की बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो गई, और इन दोनों की बॉन्डिंग को स्ट्रांग करने के लिए ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ढेर सारा एक्शन। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट डाउन एंड लेट अस नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 4 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बनके रेडी है, जाइए और एंजॉय कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत होती है कैंसस सिटी के साथ, जहाँ पे लिटरली तबाही मची हुई थी। लोग फेडरा के सोल्जर्स को मार के पूरे सिटी में कब्जा करना चाहते थे, और प्रेजेंट में इनकी लीडर है कैथलीन। इसी बीच हम हेनरी और सैम को देखते हैं। दोनों कैथलीन से बच के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे। सैम ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। जी हाँ, वो पूरी तरीके से हेनरी पे डिपेंड है। हेनरी उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस मुझ पे भरोसा रखना है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कैथलीन को। वो कुछ लोगों को पकड़ के फेडरा के इंटेरोगेशन कर रही होती है, जो कि फेडरा के लिए काम करते थे। कैथलीन कहती है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। बदले में तुम सभी को मेरा एक काम करना होगा, मुझे हेनरी और सैम की लोकेशन बता दो। काफी फोर्स करने के बाद भी वो लोग नहीं बता रहे थे। तभी कैथलीन ने पैरी से कहा कि इन सबको मार दो। तभी वहां पे मौजूद एक आदमी कह देता है कि वो डॉक्टर एडिस्टिन के साथ है। कैथलीन अपने लोगों से कहती है कि साउथ की तरफ जाओ और कैसे भी करके हेनरी और सैम को ढूंढ के लाओ। पैरी कैथलीन से पूछता है कि अब इन सभी का क्या करें। कैथलीन कहती है कि जैसे ही काम खत्म हो जाए इन सभी को मार देना। इसके बाद पैरी जाके उन सभी को मार देता है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि हेनरी और सैम डॉक्टर स्टेन के पास आते हैं। एज यूजुअल डॉक्टर इन दोनों की मदद करते हैं। इसके बाद वो दोनों ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास 10 दिन का टाइम है, साथ ही 10 दिन का खाना भी। 10 दिन के अंदर अंदर ही हमें सोचना होगा कि हम यहाँ से कैसे निकलें। इसके बाद हेनरी सैम के पास जाता है और उसे कलर पेंसिल्स देते हुए कहता है कि तुम जैसा चाहो इस घर को डेकोरेट कर सकते हो। इसके बाद सैम दीवार पे सुपर हीरो ड्राइंग्स बनाने लगता है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, साथ ही साथ खाना भी खत्म हो जाता है। हेनरी सैम को बताता है कि डॉक्टर आएंगे और हमारी मदद करेंगे, लेकिन डॉक्टर एडल्स्टेन आते ही नहीं। अब हेनरी सैम को बताता है कि हो सकता है कि कैथलीन ने डॉक्टर को मार दिया हो। वो कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी दोनों नीचे आते हैं और यहाँ पे उन्हें एक ट्रक की आवाज आती है। ये वही ट्रक है जिसके बारे में हम एपिसोड 4 में देख चुके हैं। जी हाँ, ये एपिसोड नंबर 4 का वही सीन है जब रेडर्स ने जोल और एली पे अटैक कर दिया था। यहाँ पे जोल कैथलीन के लोगों को मार रहा था। ये देख के हेनरी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो सैम से कहता है कि हमारा प्लान चेंज हो चुका है और अब मेरे पास एक नया प्लान है। उसी रात जब जोल और एली सो रहे होते हैं, तभी हेनरी और सैम उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं। हेनरी और सैम उन पे गन पॉइंट करके खड़े होते हैं और यहाँ पे हेनरी क्लियर कर देता है कि वो उन दोनों को हर्ट नहीं करने वाला। वो कहता है कि तुम्हें बस हम पे बिलीव करना होगा।
जोल उन दोनों की बात मान जाता है। इसके बाद सैम गन साइड रख देता है। जोल और एली सैम एंड हेनरी को अपना खाना भी देते हैं। कई दिनों बाद खाना खाने के बाद सैम भी खुश हो जाता है। अगले दिन सैम जोल को बताता है कि यहाँ पे फेडरा को बहुत टाइम पहले ही मार दिया था, क्योंकि फेडरा उन लोगों के ऊपर बहुत टॉर्चर कर रही थी और अभी यहाँ की लीडर है कैथलीन। वो कहता है कि मैं यहाँ पे एज ए कोलैबोरेटर काम कर रहा था, मतलब कि मैं फेडरा और कैथलीन दोनों के लिए काम कर रहा था, इसीलिए हम दोनों अभी के टाइम पे मोस्ट एंटिसिपेटेड क्रिमिनल्स हैं। इसीलिए हम यहाँ से निकलना चाहते हैं और मैं यहाँ के हर रास्ते के बारे में जानता हूँ और अब हम तुम्हें भी यहाँ से लेके जाएंगे। जोल पूछता है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। सैम कहता है कि मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी से लड़ाई नहीं की है, तो अगर रास्ते में हमें किसी ने पकड़ लिया तो तुम हमारी मदद करोगे। जोल इस बात को मान लेता है। हेनरी सिटी मैप का नक्शा बना के सभी को समझाता है कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। वो बताता है कि सिटी के बॉर्डर में कैथलीन के सोल्जर्स खड़े हैं, इसीलिए हम वहाँ से नहीं जा सकते। हमें बिल्डिंग के नीचे वाली मेंटेनेंस टनल से जाना होगा। इसके साथ हेनरी जोल से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। एली बताती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, और वो ये है कि क्या यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड नहीं होगा। सैम कहता है कि हाँ, यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि 15 साल पहले फेडरा ने सारे इन्फेक्टेड्स को अंडरग्राउंड टनल में बंद कर दिया था, जिससे वो लोग कभी बाहर नहीं आ पाए। इसीलिए कैंसस सिटी में कोई इन्फेक्टेड नहीं है। जोल पूछता है कि अगर टनल में इन्फेक्टेड है देन हम वहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। हेनरी बताता है कि मुझे पता है कि टनल में कोई इन्फेक्टेड नहीं है, ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया था और ये बात मुझे 3 साल पहले पता चली थी। लेकिन जोल को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी हेनरी बताता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर टनल में 1-2 इन्फेक्टेड लोग हुए तो तुम उन्हें संभाल लेना। जोल और एली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए दोनों मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग टनल के अंदर जाने लगते हैं। वो सभी एक बड़े से रूम में पहुंच जाते हैं जहां आउटब्रेक के बाद लोगों को आइसोलेशन में रखा हुआ था। वहां पहुंच के जोल और बाकी लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। एली और सैम बस कुछ टाइम के अंदर ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों को एक कॉमिक मिलती है और वो दोनों साथ ही में खेलने लग जाते हैं। जोल हेनरी से पूछता है कि कैथलीन तुम्हें क्यों ढूंढ रही है। सैम बताता है कि कैंसस सिटी में एक बहुत अच्छा इंसान था, उन्होंने सिटी में फ्रीडम ले आया था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मुझे पता चला कि सैम बीमार है। एक्चुअली उसको ल्यूकेमिया है। फेडरा हेनरी को ड्रग्स दे रहे थे जिससे कि सैम ठीक हो रहा था, लेकिन उसे इस ड्रग की और भी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए उसने फेडरा के पास कैथलीन के भाई की इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। और फिर क्या, फेडरा ने उसे ढूंढ के मार दिया। इसीलिए अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कैथलीन उन्हें ढूंढ रही है। हेनरी कहता है कि मेरी वजह से एक इंसान की जान गई है, मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कैथलीन को। कुछ टाइम बाद यहाँ पे पैरी आता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से तुम्हारे बारे में पता चला। कैथलीन बताती है कि जब भी मुझे डर लगता था तब मेरा भाई मुझे संभालता था। पैरी बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था और अगर वो आज होता तो शायद हेनरी को माफ कर देता। जिसके जवाब में वो कहती है कि वो कभी भी हेनरी को माफ नहीं करने वाली, तुम जाओ और जल्दी से उसे ढूंढ के लाओ। ऑन दी अदर हैंड वो सभी टनल क्रॉस करके बॉर्डर में आ जाते हैं। ये देख के हेनरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। तभी उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। थोड़ी दूर एक बिल्डिंग थी और वहीं से एक आदमी स्नाइपर से अटैक कर रहा था। वो लोग एक कार के पीछे छुप जाते हैं और जोल उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पे वेट करो। इतना कहकर वो पीछे के रास्ते से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाके जोल देखता है कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा है और जोल उसे मार देता है, लेकिन इतनी देर में उसे पता चल जाता है कि इसने कैथलीन को यहाँ पे बुला लिया। जोल, एली और बाकी सभी को वहां से निकलने के लिए कहता है। इतने में कैथलीन अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे पहुंच जाती है। ये देख के एली और बाकी सब भागने लगते हैं, बट एक ट्रक एली के पास आने लगता है, बट जोल उसी स्नाइपर से उस ट्रक के ड्राइवर को मार देता है। फिर ट्रक जाके एक बिल्डिंग पे टकरा जाता है और यहाँ पे आग लग जाती है। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वेल वो सभी एक कार के पीछे छुप जाते हैं। तभी कैथलीन उन लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती है। हेनरी कहता है कि मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तुम एली और सैम को जाने दो, बट कैथलीन इसके लिए नहीं मानती, वो सैम को भी मारना चाहती है। तभी हेनरी बाहर निकलता है और कैथलीन उस पर गन पॉइंट कर देती है। तभी वो ट्रक जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो जमीन के अंदर चला जाता है। इस वजह से एक बहुत बड़ा ऐसे होल क्रिएट हो जाता है। तभी यहाँ से बहुत सारे इन्फेक्टेड बाहर निकल जाते हैं। वो लोग कैथलीन और बाकी सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कियोस मच जाता है। जो इन्फेक्टेड एली पे अटैक कर रहे थे, जोल उन सबको स्नाइपर से हैंडल कर लेता है। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फेक्टेड निकल आता है। उसे देख के पैरी खुद को कैथलीन के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। अब वो तीनों बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे, लेकिन कैथलीन उन्हें पकड़ लेती है। इससे पहले कि कैथलीन उन्हें मारती, एक इन्फेक्टेड उसी पे अटैक करके उसका काम खत्म कर देती है। जोल सैम, एली और हेनरी को अंदर ले आता है। इसके बाद वो लोग एक सेफ हाउस में आ जाते हैं और हेनरी सैम और एली को सोने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों अभी भी नहीं सोते और साथ में खेलने लगते हैं।
तभी हेनरी एली को बताता है कि वो इन्फेक्टेड है। जी हाँ, बाहर मचे केओस में एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया। अब उसे डर है कि कहीं वो एक मॉन्स्टर में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन एली अपना हाथ काट के अपना ब्लड उसके पैर पे लगा देती है और उसे कहती है कि मेरा ब्लड इस इन्फेक्शन की मेडिसिन है। अगले दिन जब एली उठती है तो वो सैम को बैठा हुआ देखती है। जब वो उसके पास आती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। जी हाँ, वो एक इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो गया। अब एली बाहर आ जाती है और यहाँ पे जोल सैम को मारने वाला था, लेकिन हड़बड़ाहट में हेनरी के हाथ से गोली चल जाती है और सैम वहीं पे मर जाता है। सैम ही हेनरी की जिंदगी था, तो अब वो मर गया तो ये जी के क्या करेगा। जी हाँ, हेनरी खुद को भी शूट कर देता है और सच में ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन था। इसके बाद जोल रिस्पेक्ट दिखाते हुए उन दोनों को गाड़ देता है और एली भी एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करते हुए इस ट्रॉमा से बाहर निकल जाती है। अब एली सैम को सॉरी कह के यहाँ से निकल जाती है और जोल से भी कंटिन्यू करने के लिए कहती है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एपिसोड हो गया एट द एंड, बट इस एपिसोड में हमने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ देख लिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। If you enjoyed the video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं The Last of Us एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 5 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। So without wasting some time anymore, let's start the explanation of episode number 6। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हेनरी और सैम की डेथ के 3 महीने बाद, जहाँ पे जोल और एली एक बर्फीले इलाके में आए होते हैं। तभी हम यहाँ पे एक पेड्रो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ आ रहा होता है। इससे पहले कि पेड्रो की वाइफ उसे कुछ बताती, जोल उसके सामने आ जाता है। पेड्रो की वाइफ बताती कि जोल बुरा इंसान नहीं है, मैंने उसे सूप भी पिलाया। जोल बताता है कि मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए मुझे एक प्रॉपर मैप की जरूरत है और मैं यहाँ पे अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए आया हूँ। पेड्रो बताता है कि हमें यहाँ पे रहते हुए काफी टाइम हो चुका है और मैंने किसी टॉमी नाम के आदमी के बारे में नहीं सुना। तभी एली ऊपर से नीचे आती है और पेड्रो से फायरफ्लाइज ग्रुप के बारे में पूछने लगती है, लेकिन पेड्रो कहता है कि मैंने ऐसे किसी भी ग्रुप के बारे में नहीं सुना है। इसके बाद जोल उससे वेस्ट की तरफ जाने का रास्ता पूछने लगता है। पेड्रो बताता है कि वेस्ट की तरफ ना जाना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा, क्योंकि वहाँ पे एक रिवर है जिसको कहते हैं डेथ रिवर। जो कोई भी वहाँ पे जाता है वो वापस नहीं आता। ये बातें सुन के जोल और भी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जोल को पैनिक अटैक आता है, मतलब कि धीरे धीरे जोल वीक होता जा रहा है। फिर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो लोग डेथ रिवर को देख पाते हैं, जिसको क्रॉस करके उन्हें दूसरी तरफ जाना होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। रात के टाइम वो दोनों एक जगह पे आग जला के बैठ जाते हैं। यहाँ पे एली जोल की ड्रिंक को टेस्ट करती है। इसके बाद दोनों इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि मिशन कंप्लीट होने के बाद ये दोनों आगे क्या करेंगे। जोल बताता है कि इसके बाद मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा और एक फार्म हाउस में भेड़ बकरियां चराऊंगा। एली कहती है कि मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगी। वो मून की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं एस्ट्रोनॉट से इंस्पायर्ड हूँ। अब यहाँ पे वो जोल के सामने सच बोल देती है। वो बताती है कि मैंने सैम को बचाने के लिए अपना ब्लड उसके घाव पे लगाया था, लेकिन इससे वो ठीक नहीं हुआ। जोल कहता है कि मैं मॉर्लिन को जानता हूँ और वो इतनी बड़ी स्टूपिड नहीं है कि हमें ऐसे ही कहीं पे भेज देगी। इतना कह के वो एली को सोने के लिए कहता है। एली के सो जाने के बाद वो उसे अगेन प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एली उसकी गन लेके उल्टा उसे ही प्रोटेक्ट कर रही है। वो उसे समझाता है कि अब से अगर मैं गलती से सो जाऊं तो मुझे उठा देना। इसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और एक ब्रिज के थ्रू रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। जोल को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे इंसानों की मौत होती है, बिकॉज अभी तक रास्ते में उन्हें एक भी डेड बॉडी नहीं मिली। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। जोल गैस कर लेता है कि यहाँ पे आसपास इंसान रहते हैं। तभी उन दोनों के आसपास से कई सारे लोग निकलते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जोल उनसे कहते हैं कि हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उन लोगों को कंफर्मेशन चाहिए होती है कि जोल और एली इन्फेक्टेड है या नहीं। वो लोग एक डॉग को चेक करने के लिए भेजते हैं। जोल तो बच जाता है, लेकिन उसे एली की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। लेकिन एली उस डॉग के साथ में खेलने लग जाती है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद ग्रुप की लीडर उन्हें पास वाले टाउन में ले जाती है, जिसका नाम होता है जैक्सन टाउन। टाउन में आते ही जोल टॉमी से मिलता है। अब दोनों ही भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि काफी टाइम से ये लोग नहीं मिले। इसके बाद सभी लोग साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे एली बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव हो रही होती है। साथ में हमें पता चलता है कि टॉमी और ग्रुप की लीडर मारिया ने आपस में शादी कर ली है। खाना वाना खाने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। फिर मारिया और टॉमी उन दोनों को टाउन घुमाते हैं। इसके बाद टॉमी और जोल बात करने के लिए अलग निकल जाते हैं।
जोल और टॉमी एक बार में आ जाते हैं और ये देखे कि जोल उसे ढूंढने के लिए इतनी दूर तक आया, टॉमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर टॉमी जोल से टेस के बारे में पूछता है। वो कहता है कि टेस बिल्कुल ठीक है, जी हाँ उसने झूठ कहा। इसके बाद टॉमी एली के बारे में पूछता है। जोल बताता है कि मैं कैसे भी करके उसे फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचाना होगा और इसमें तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। टॉमी कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि अभी मैरिया प्रेग्नेंट है और ऐसी सिचुएशन में उसे छोड़ के जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग पहले मासूम लोगों को मारा करते थे। ये बातें याद करके दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। टॉमी कहता है कि तुम्हारी लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं मारिया के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ और मैं एक बहुत ही अच्छा फादर बनना चाहता हूँ। पुरानी सारी बातें भुला के मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सुन के जोल गुस्सा हो जाता है और बाहर से निकल जाता है। बाहर आने के बाद जोल देखता है कि उसके सामने सहरा जैसी एक लड़की खड़ी थी। जी हाँ, सहरा उसकी बेटी है, मतलब की थी। उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि एली फ्रेश होकर बाहर आती है। मैरिया ने उसे अपने घर पे बुलाया है। अंदर आने के बाद एली एक बोर्ड पे केविन और सहरा का नाम और उनकी डेथ और बर्थडे लिखा हुआ देखती है, लेकिन इन दोनों के बारे में ऑफकोर्स उसे कोई आइडिया नहीं है। फिर मारिया के थ्रू उसे पता चलता है कि केविन उसका बेटा है और सहरा जोल की बेटी। दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों मर चुके हैं। मारिया उसे बताने लगती है कि जोल और टॉमी पहले लोगों को मारा करते थे। वो कहती है कि इसमें टॉमी की कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो छोटा भाई था और बस अपने बड़े भाई को फॉलो करता था। जी हाँ, वो जोल को उसकी नजरों में गिराना चाहती है। वो कहती है कि तुम भी जोल पे इतनी स्ट्रांगली बिलीव मत करो। इसके बाद वो एली को थिएटर में ले जाती है, लेकिन एली को मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो थिएटर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जोल को। इसके बाद टॉमी उसके पास आता है और उसे शूज देता है। इसके बाद वो सुबह के लिए उसे सॉरी कहता है। तभी जोल बताता है कि कुछ टाइम पहले कुछ इन्फेक्टेड्स ने एली पे अटैक किया था, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं हुई। वो बताता है कि एली का ब्लड इम्यून है और इसे इन्फेक्टेड्स के लिए मेडिसिन बनाई जा सकती है। इस मिशन को पूरा करने के लिए टेस ने भी खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वो कहता है कि मुझे खुद पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं कब तक एली को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा मुझे खुद नहीं पता, इसीलिए तुम्हें ही एली को फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचाना होगा। अब इतनी सारी बातें सुन के टॉमी मान जाता है। इसके बाद में पता चलता है कि एली उनकी सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद जोल उसके रूम में आता है और कहता है कि अब हम अलग होने वाले हैं और यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी बेटी सहरा नहीं हूँ। ये सुन के जोल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अपने को खोने का दर्द तुम नहीं समझोगी। एली चिल्लाते हुए कहती है कि आज तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं, कोई मर गया और कोई मुझे छोड़ के चला गया। देखो आज तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। इसके बाद जोल अपने रूम में आ जाता है और इस बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह टॉमी एली को लेकर फायरफ्लाइज के कैंप के लिए निकलने लगता है। तभी वो देखते हैं कि जोल पहले से ही वहीं पे था। एक्चुअली उसने अपना मन बदल लिया है और वो एली से पूछता है कि तुम किसके साथ जाना चाहती हो। अब एली जोल को छोड़ के टॉमी को सेलेक्ट करे ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए वो दोनों निकल जाते हैं। जाने से पहले जोल टॉमी से एक गन ले लेता है। रास्ते में जोल एली को गन चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। इसके बाद वो दोनों एक टाउन के पास आते हैं। सिटी के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें फायरफ्लाइज का बोर्ड दिखाई देता है। दोनों उसी जगह पे जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। यहाँ पे जोल को एक लिस्ट मिलती है। अब ये देख के जोल समझ जाता है कि फायरफ्लाइज ग्रुप यहाँ से निकल चुका है। फिर ऊपर जाने के बाद उन्हें एक मैप मिलता है। जोल समझ जाता है कि फायरफ्लाइज इसी रास्ते से गए होंगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है और चेक करने पर पता चलता है कि ये लोग रेबल्स हैं। फिर जोल एली को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी एक रेबल उन पे अटैक कर देता है। जोल उसे किसी तरह बीट तो कर देता है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। अब इससे पहले कि बाकी लोग उन्हें मार देते, वो लोग घोड़े पे बैठकर निकल जाते हैं, पर रास्ते में ही जोल नीचे गिर जाता है। ऐसा लग रहा है कि जोल अब मरने वाला है। ये देख के एली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी, आखिर कहाँ पे जाऊंगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एट लास्ट हमने देखा कि ये एपिसोड भी इमोशनल हो गया। वेल आगे देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है। वेल मैंने ये गेम नहीं खेला, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोल सच में मर गया। वेल ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 6 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके देख सकते हैं। So without wasting my time anymore, let's start the explanation of episode number 7। तो एपिसोड नंबर 6 के एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे एक रेबल ने जोल को स्टैब कर दिया था और इस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। तो
तो एपिसोड 7 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि जोल अभी मरा नहीं है, बल्कि एली उसे घर के अंदर ले आई है। वो उसका ब्लड रोकने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन जोल को ऐसा लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है। वो एली से वापस से टॉमी के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन एली उसे इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब वो एली से बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि वो टॉमी के पास चली जाए। एली ऊपर की तरफ जाती है और हमें आगे का सीन नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू होता है एक फ्लैशबैक सीन। ये सीन तब का था जब एली अपने स्कूल में हुआ करती थी। जी हाँ, फेडरा स्कूल, यानी कि कुछ महीने पहले का सीन। एली गाने सुनते हुए रनिंग कर रही थी, तभी एक बुली उसे परेशान करने लगी। इसका नाम था बेथनी। वो कहती कि तुम्हारे दोस्त के जाने के बाद अब तुम्हें कौन बचाएगा। वही थी जो तुम्हें मुझसे बचा लेती थी। बेथनी एली को अंडर एस्टिमेट कर देती है और एली उसे बुरी तरह मार देती है। बट इसके लिए एली को कैप्टन कॉन्ग के पास जाना पड़ता है। वो बताती है कि तुम्हारी वजह से बेथनी को 15 स्ट्रेचेस आए हैं। हालांकि एली को भी चोट आई है, लेकिन बेथनी का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। एली उन्हें समझाने लगती है कि बेथनी ने ये सब स्टार्ट किया। अब कैप्टन कॉन्ग उसे 2 ऑप्शन देते हैं, या तो ऐसी अपनी मन मर्जी करो और सबको मारती पीटती फिरो एंड एट दी एंड क्यूजी के बाकी लोगों की तरह काम करो, या फिर फेडरा के ऑफिसर बन जाओ और बेथनी जैसे लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। बिल्कुल एली सेकंड ऑप्शन चूज करती है। फिर एली अपने रूम में आके सो जाती है। रात के टाइम हम देखते हैं कि कोई विंडो के थ्रू उसके रूम में आ जाता है। जैसी एली की आंख खुलती है, वो एक नाइफ से उस पर अटैक कर देती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी फ्रेंड रायली है। एली गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर 3 हफ्ते से तुम कहाँ पे थी। रायली एली के फेस पे लगी चोटें देख के बोलती है कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया, मुझे उसका नाम बताओ एंड मैं उसे सबक सिखा दूंगी। एली कहती है कि मैं ऑलरेडी उससे निपट चुकी हूँ। इसके बाद रायली बताती है कि उसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, फेडरा के दुश्मन। ये सुन के एली बहुत ही ज्यादा नाराज थी। वो कहती है कि आखिर तुम हमारे दुश्मनों के ग्रुप में कैसे जा सकती हो। अब रायली उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। एक्चुअली वो एली को कहीं पे ले जाना चाहती थी। सोल्जर से बचते हुए वो एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे उन्हें दिखाई देती है एक डेड बॉडी। अब आई डोंट नो कि ये कैसे मरा होगा, बट हाँ, उसके पास एक काम की चीज थी। वो लोग वाइन की बोतल को अपने पास ले लेते हैं। तभी फ्लोर कच्चा होने के कारण बॉडी नीचे गिर जाती है, लेकिन इन दोनों को ये बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। इसके बाद रायली एली को बताती है कि जब वो स्कूल से बाहर जा रही थी तो उसे फायरफ्लाइज ग्रुप की एक लेडी ने देख लिया था। रायली को फेडरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से भागना चाहती थी। और उसकी ये बात सुन के फायरफ्लाइज की उस लेडी ने उसे फायरफ्लाइज ज्वाइन करने के लिए कहा। रायली ने उनकी बात मान ली एंड उसकी स्किल्स से फायरफ्लाइज के सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। यही रीजन है कि उन्होंने उसे गन भी दे दी। इसके बाद वो एक रूफटॉप से दूसरे रूफटॉप जंप कर करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एली फिर से डिबेट चालू कर देती है। वो कहती है कि अगर फायरफ्लाइज तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं तो वो क्यूजी के एरिया पे क्यों बमबारी करते हैं, यानी कि फेडरा के सोल्जर्स को मारने की ट्राई क्यों करते हैं। लेकिन इससे रायली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस फेडरा के रूल्स एंड रेगुलेशन पसंद नहीं है। अब बात को यहीं पर दबा के रायली एली को लिबर्टी गार्डन्स मॉल में ले आती है। वेल, फेडरा ने ये इलाका सीज कर दिया था, बट अब ये सीज नहीं है। और अच्छी बात यह कि कंस्ट्रक्शन के दौरान फेडरा ने गलती से इस जगह को मेन पावर ग्रिड से कनेक्ट कर दिया, मतलब कि इस जगह पे भी इलेक्ट्रिसिटी है। अब इतना ब्यूटीफुल नजारा देख के एली क्या ऑडियंस भी पागल हो गई। वेल, ये तो शुरुआत है। रायली एली को दिखाने लाई है 4 वंडर्स ऑफ द मॉल, बट उसे नहीं पता था कि एली एस्केलेटर से ही इतना इम्प्रेस हो जाएगी, तो उसने इसे भी लिस्ट में ऐड कर दिया एंड ये हो गए 5 वंडर्स ऑफ द मॉल। एस्केलेटर पे एंजॉय करने के बाद वो लोग आ जाते हैं इस झूले पर। यहाँ पे ये लोग शॉट्स लगाते हुए काफी एंजॉय कर रहे थे, पर जिस तरीके से रायली एली को देख रही थी, हमें साफ पता चल रहा था कि रायली का एली पे क्रश है। इसके बाद जब एली रायली को देख रही थी तो यहाँ पे भी साफ पता चल रहा था कि एली का भी रायली पे क्रश है, मतलब दोनों लेस्बियंस हैं, बट कोई एक दूसरे को बताता नहीं। तभी ये झूला काम करना बंद कर देता है। इसके बाद रायली एली को बताती है कि फायरफ्लाइज ने क्वारंटीन जोन्स पे कब्जा कर लिया है, जो कि फेडरा के अंडर थे, और अब उन्होंने इसे फेडरा से आजाद करा लिया। वो बताती है कि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब ये सब बताने का मकसद यही है कि एली उसके साथ चलने के लिए मान जाए। फिर वो लोग आ जाते हैं फोटो बूथ में, और ये था 3rd वंडर ऑफ द मॉल। वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट काफी टाइम से मशीन काम नहीं करी थी, तो उसके अंदर की इंक सूख चुकी थी, इसीलिए जो प्रिंट थे वो काफी फीके आ रहे थे। तो इसके बाद वो जाते हैं 4th वंडर ऑफ द मॉल देखने, जो कि होता है राजास आर्केड वीडियो गेम पार्लर। अंदर जाके वो बहुत ज्यादा मजे करते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि गेम की इतनी तेज वॉल्यूम की वजह से एक इन्फेक्टेड की आंख खुल चुकी है। काफी देर गेम खेलने के बाद अब टाइम था 5th वंडर ऑफ द मॉल देखने का, लेकिन एली इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि ये वंडर मैं कल देखूंगी, बिकॉज मॉर्निंग ट्रेनिंग का टाइम होने वाला है और उसे स्कूल पहुंचना पड़ेगा। इससे रायली थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि एटलीस्ट मैं तुम्हें एक गिफ्ट तो दे सकती हूँ। एली कहती है कि शी लाइक गिफ्ट्स, तो रायली उसे दिखाती है नो पंग इंटेंडेड वॉल्यूम 2 की बुक।
एली को तो इस बात का अब पता चला कि इसका वॉल्यूम 2 आ गया। अब वो काफी सारे जोक्स पढ़ते हैं इस बुक में से और काफी मजे करते हैं। लेकिन तभी एली की नजर पड़ती है यहाँ रखे बॉम्ब्स पे। ये देख के एली का मूड खराब हो जाता है और वो रायली से पूछती है कि क्या ये तुमने बनाया। रायली कहती है नहीं। अब एली को ये बात पता चलती है कि इस जगह को रायली ने नहीं ढूंढा बल्कि फायरफ्लाइज ने उसे यहाँ पे नजर रखने के लिए कहा था। इन बॉम्ब से वो फेडरा के सोल्जर्स पे अटैक करने वाले हैं। रायली कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं फायरफ्लाइज को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। लेकिन एली गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। फिर रायली उसे बताती है कि ये उसका आखिरी दिन है बॉस्टन में। इसके बाद फायरफ्लाइज वाले उसे कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उसने मर्लिन से बात करी कि क्या वो एली को भी अपने साथ ला सकती है फायरफ्लाइज में, लेकिन मर्लिन ने इस बात के लिए मना कर दिया। अब एली गुस्से में आकर यहाँ से जाने लगती है, बट बाहर जाने के बाद रोती रोती अंदर भी आ जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और हमें लगता है कि इन्फेक्टेड ने रायली पे अटैक कर दिया। बट एली वहाँ पे जाती है तो यहाँ पे एक हेलोवीन डेकोरेशन से आवाज आ रही थी। रायली बताती है कि यही था 5th वंडर ऑफ द मॉल। अब एली बातें घुमाते हुए कहती है कि मैं बस यहाँ पे जोक्स की बुक लेने आई थी। एली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे छोड़ के जा रही है। मतलब रायली ने आज के दिन को एली की लाइफ का सबसे बेस्ट दिन बनाया और सबसे बेकार दिन बना के भी जा रही है। लेकिन अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। इसीलिए रायली स्टोर के स्पीकर पे जोरदार गाना बजा देती है। फिर दोनों मजे से नाचने लगते हैं। अब एली से कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो मास्क उतार के रायली को किस कर देती है। लेकिन उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट रायली भी यही चाहती थी, तो कोई इश्यू नहीं हुआ। इसके बाद एली रायली को कन्विंस कर लेती है ना जाने के लिए। अब बस हैप्पी एंडिंग होने वाली थी, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है एक इन्फेक्टेड की। और बजा लो गाने। वो इन्फेक्टेड इन पे बुरी तरह अटैक कर देता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि इन्फेक्टेड्स को कैसे हैंडल करते हैं। जब वो एली पे अटैक कर रहा था तो रायली उसे अपने पीछे लगा लेती है, पर अब रायली की हालत भी खराब होने पर एली उसे मार देती है। एली को ये सब बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, लेकिन वो देखती है कि उस इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया। तभी रायली उसे बताती है कि ये इन्फेक्टेड रायली को भी काट चुका है। ये देख के दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एली तो काफी ज्यादा हाइपर हो जाती है। मतलब कि सब कुछ अच्छा जा रहा था और आखिरी में ये सब। रायली बताती है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि हम इन्फेक्ट होने से पहले ही खुद को मार लें, जो कि डेफिनेटली ये लोग चूज नहीं करने वाले। और दूसरा ये कि इन्फेक्ट होने से पहले ये लोग बचा कुचा टाइम साथ में गुजारें, तो ये लोग चूज करते हैं ऑप्शन 2। तो इस एपिसोड में हमें पता चल जाता है कि एली को अपना पहला बाइट कब मिला। इसके साथ साथ हम एली के कैरेक्टर से और भी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे हम देखते हैं कि एली टॉमी के पास नहीं जाती, बल्कि घर के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद उसे सुई धागा मिलता है। वो ये लेके जोल के पास जाती है और उसके जख्म पे टाके लगाने लगती है। एली की हिम्मत देखकर जोल की हिम्मत भी वापस आने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, इस सीरीज में एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है जिसमें मुझे कुछ कमी लगी हो। VFX, कैमरा मूवमेंट सब कुछ बढ़िया है। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में लेंथ को लेकर मुझे शिकायत है, और अगर बात करें एपिसोड नंबर 4 की, तो वो बाकी एपिसोड्स के मुकाबले इतना खास नहीं है। लेकिन जोल और एली के बीच की बॉन्डिंग के लिए वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरे लिए ब्रेकिंग बैड के बाद ये सीरीज नंबर 2 पे आती है। So if you enjoy the video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 8 के बारे में। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। So without wasting awesome time anymore, let's start explanation of episode number 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिल्वर लेक रिजॉर्ट के लोगों को। इनका लीडर है डेविड और साथ ही वो यहाँ का फादर है। वो अपनी बाइबल पढ़ के सभी को सुना रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक लड़की रो रही है। इसका नाम है हीना और इसके रोने का कारण है इसके डैड की डेथ। वो फादर से पूछती है कि आप मेरे डैड को कब बरी करने वाले हो। इस पे डेविड कहता है कि हम उन्हें गर्मियों में बरी करेंगे, बिकॉज सर्दियों में गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। वर्शिप के बाद डेविड मिलता है अपने फ्रेंड जेम्स से। जेम्स उसे अपडेट करता है अबाउट देयर करंट सिचुएशन। उनके पास अब लिमिटेड खाना ही बाकी है, लेकिन लोगों ने जंगल में एक डियर को जाते हुए देखा था। अब डेविड डिसाइड करता है कि वो लोग उस डियर को मार के यहाँ पे लाएंगे, जिससे कि कुछ और दिन के खाने का जुगाड़ हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं एली को, जो कि जोल की केयर कर रही होती है। जोल की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है एंड मेडिसिन के बिना वो ठीक नहीं हो सकता। साथ ही उनके खाने का स्टॉक भी खत्म हो रहा है। नाउ एज वी ऑल नो कि जोल ने एली को गन चलाना सिखाया था, तो एली शिकार पे निकल जाती है एंड उसे सबसे पहले एक रैबिट दिखाई देता है, लेकिन वो उसे शूट करती इससे पहले रैबिट यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद उसे वही डियर दिखता है जिसके बारे में डेविड और जेम्स बात कर रहे थे। एली उस डियर को शूट तो कर देती है, बट वो डियर फिर भी यहाँ से भाग जाता है।
थोड़ी दूर जाके वो डियर मर जाता है एंड जेम्स एंड डेविड को वो डियर मिल जाता है। अब वो उस डियर को ले जाने की फिराक में थे, तभी एली उस डियर का पीछा करते हुए यहाँ पे आ जाती है। वो उन दोनों को उनके वेपन्स फेंकने के लिए कहती है। वो दोनों अपनी गन्स नीचे रख देते हैं। इसके बाद वो उसे समझाते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है फीड करने को। एली कहती है सेम एज हियर। डेविड जानता है कि एली झूठ बोल रही है। अब उनके बीच डील होती है। एली जोल के लिए मेडिसिन मांगती है और कहती है कि इसके बदले तुम हाफ डियर ले जा सकते हो। अब डेविड जेम्स को मेडिसिन लेने के लिए भेज देता है और एली चालाकी दिखाते हुए उन दोनों की गन्स खाली कर देती है। अब डेविड और एली डियर को लेकर एक कैबिन में चले जाते हैं और यहाँ पे डेविड एली को कन्विंस करने लगता है उसके ग्रुप में आ जाने के लिए। फिर डेविड एली को अपने बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि प्रीस्ट का काम वो यहाँ पे करता है, इससे पहले वो एक टीचर हुआ करता था। वो लोग पहले पिट्सबर्ग क्यूजी में रहा करते थे, बट 2017 में वहाँ पे फायरफ्लाइज ने कब्जा कर लिया। एंड एज वी ऑल नो फायरफ्लाइज कैसा ग्रुप है, वहाँ फायरफ्लाइज का कब्जा होते ही ये लोग यहाँ पे आ गए। अब इस कन्वर्सेशन के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जो सुन के एली के पैरों तले जमीन खिसक गई। डेविड एली को बताता है कि कुछ टाइम पहले सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए उसने 4 लोगों को भेजा था, लेकिन वापस बस 3 आए। जी हाँ, एक मारा गया। जो मारा गया वो हैना का डैड है और उसका नाम है एलेक। अब गौर करने वाली बात यह है कि उसे जिस आदमी ने मारा उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। जी हाँ, लास्ट एपिसोड के एंडिंग में जोल ने जिस आदमी को मारा था वही एलेक है। और एली को देखकर डेविड ये बात जान चुका है कि वो बंदा एली का पार्टनर है। तभी यहाँ पे जेम्स आता है और उसने ये सारी बातें सुन ली। वो एली पे गन पॉइंट कर देता है, लेकिन डेविड उसे शूट करने के लिए मना करता है। वो एली को मेडिसिन दे देते हैं और एली यहाँ से भाग जाती है। वापस जाके एली जोल को इंजेक्शन लगाती है और फिर वहीं पे सो जाती है। ऑन दी अदर हैंड डेविड और जेम्स डियर को लेकर सबके सामने आ जाते हैं और यहाँ पे सभी को ये न्यूज मिल चुकी है कि डेविड ने एलेक के कातिलों को जाने दिया। डेविड उन सभी को समझाता है कि वो उन्हें सबक जरूर सिखाएगा। तभी हैना बोलती है कि उन दोनों को मार डालो, उस बच्ची को और उस आदमी दोनों को। इससे गुस्सा होकर डेविड उसे स्लैप कर देता है और तमीज में रहने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग अपना मील एंजॉय करते हैं। अगले दिन एली जोल को फिर से इंजेक्शन का डोज देती है और इसके बाद वो बाहर निकल जाती है। बाहर जाके वो कुछ बर्ड्स को उड़ते हुए देखती है। इससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं। तभी वो डेविड और उसके लोगों को देखती है जो कि यहाँ पे आ रहे हैं जोल को मारने के लिए। यहाँ पे डेविड सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो जोल को मार दें और एली को कैंप तक जिंदा ले चलें। लेकिन जेम्स ये डिसीजन सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है कि अगर तुम्हें उस लड़की की सच में परवाह है तो उसे जाने दो, बिकॉज अगर उसे अपने ग्रुप में इन्वॉल्व कर दिया तो एक और का पेट भरना पड़ेगा। बट डेविड को एली जिंदा चाहिए और वो उसे अपने ग्रुप में ही इन्वॉल्व करने वाला है। ऑन दी अदर हैंड एली जाती है जोल के पास और उसे जगा के एक नाइफ देती है एंड कहती है कि डेविड यहाँ पे आ चुका है। वो उसकी टीम को अपने पीछे लगवाएगी एंड पूरी ट्राई करेगी कि जोल बच जाए, बट अगर कोई यहाँ पे आ गया तो जोल को खुद की सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। इसके बाद एली हॉर्स पे निकल जाती है उन्हें चकमा देने के लिए, लेकिन मौके का फायदा उठा के जेम्स उसके हॉर्स को शूट कर देता है। यहाँ पे डेविड नहीं था, इसीलिए वो एली को शूट करने वाले थे, बट तभी डेविड एक बुलेट फायर करता है और एली को अपने साथ ले जाता है। कुछ लोग जोल को ढूंढने लगते हैं और एक बंदा तो उसके घर तक आ जाता है। जोल को इस बात का पता चल जाता है और उसके यहाँ पे आने से पहले ही जोल छुप जाता है। वो नीचे आके चेक कर रहा था और तभी जोल उस पर अटैक कर देता है एंड फाइनली ही इज डेड एंड जोल इज बैक। अब एली को होश आता है और वो देखते हैं कि डेविड ने उसे एक केज के अंदर रखा है। यहाँ पे डेविड भी होता है और वो एली से कहता है एक न्यूज स्टार्ट करने को। उसका कहना है कि जोल को तो उसके आदमी मार देंगे, बट अगर एली चाहे तो वो जिंदा बच सकती है। हालांकि पूरा टाउन एली की जान के पीछे पड़ा है, लेकिन डेविड के कहने पर वो एली को अपने साथ रखने के लिए मान जाएंगे। फिर भी एली उसकी बात नहीं मान रही होती। ऑन दी अदर हैंड मार्क को टिनीथी को बेहोश देखता है। वो उसके पास जाता है और तभी जोल उस पर भी अटैक कर देता है। फिर जब मार्को की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जोल ने टिनीथी और उसे बांध रखा है। जोल टिनीथी को टॉर्चर करता है और उससे लोकेशन मांगने लगता है एली की। काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद वो एली की लोकेशन को मैप पे मार्क कर देता है और इसके बाद 1 बाय 1 जोल उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। दूसरी तरफ एली ट्राई कर रही थी बाहर निकलने का एंड तभी उसे दिखता है एक ह्यूमन का ईयर, मतलब कि ये लोग इंसानों को मार के खाते हैं। तभी यहाँ पे डेविड आता है और उसे पता चल जाता है कि एली को पता चल चुका है कि ये लोग इंसानों को मार के खाते हैं। वेल यहाँ के लोगों को नहीं पता है कि ये लोग इंसानों को खा रहे हैं, जस्ट बिकॉज डेविड उन्हें बताता ही नहीं। फिर वो एली से अपनी क्लैन ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम दोनों ही काफी ज्यादा ईविल हैं, हम काफी ज्यादा सिमिलर हैं, तो हम यहाँ के लोगों पे राज कर सकते हैं। यहाँ पे एली को ये भी पता चलता है कि वो बस प्रीस्ट बनने की एक्टिंग करता है। उसने जानबूझ के यहाँ पे धर्म क्रिएट कर रखा है ताकि सभी लोग उसकी बात माने। इसके बाद वो एली के पास आता है एंड जिस तरीके से वो एली से बात कर रहा था, एली को पता लग जाता है कि इसके इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। तभी एली उसकी उंगलियां तोड़ देती है। इसके बाद एली उससे चाबी लेने वाली थी, बट डेविड ऐसा नहीं होने देता और एली पे बुरी तरह अटैक कर देता है। अब डेविड यहाँ से जाने लगता है और एली उसे टीज करते हुए कहती है कि बाहर जाके सभी को यही बताना कि एक बच्ची ने तुम्हारी उंगलियां तोड़ दी।
ऑन द अदर हैंड जोल भी यहाँ पर पहुंच जाता है और खून का पीछा करते हुए आ जाता है स्टोर रूम में। अंदर आने के बाद उसे एली का बैग मिलता है, जिससे कि उसे कंफर्मेशन मिल जाती है कि एली यहीं पे है। अंदर की हालत देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं, यानी कि इंसानों को खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड जेम्स के साथ एली के पास आता है और अब उसका प्लान है कि वो एली को मार देगा। वो जब एली को खेत से बाहर निकाल रहे थे तब एली ने डेविड को काट लिया। फिर जब वो लोग उसे काटने वाले थे तब वो बताती है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। जब डेविड उसकी स्लीव्स ऊपर करके देखता है तो हाँ, वो इन्फेक्टेड होती है। अब जेम्स को लग रहा था कि डेविड भी इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी डेविड जेम्स से कहता है कि ये घाव काफी टाइम पुराना है और अभी तक तो एली को इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। तभी एली चॉपर से जेम्स पे अटैक करती है और यहाँ से निकल जाती है। इस अटैक के दौरान जेम्स की डेथ भी हो जाती है। अब एली यहाँ से निकलने की ट्राई करती है, बट बाहर निकलने के सारे डोर्स लॉक थे। तभी उसका पीछा करते हुए डेविड यहाँ पे आता है एंड एली अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल ले लेती है। वो उस मशाल को डेविड के सर पे फेंक के मारती है, पर डेविड इससे बच जाता है, लेकिन पूरी जगह पे आग लग जाती है। फिर एली अपने हाथ में एक चाकू उठा लेती है और भागते हुए डेविड के पैर पे अटैक कर देती है। डेविड इससे इंजर्ड तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एली को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इस हाथापाई में चॉपर पीछे गिर गया था। अब इससे पहले कि डेविड कुछ करता, एली चॉपर लेके उस पर बुरी तरह अटैक कर देती है एंड मल्टीपल टाइम्स उसके फेस पे अटैक करके उसे जान से मार देती है। फिर एली यहाँ से बाहर निकल जाती है, तभी उसे पीछे से जोल पकड़ लेता है। एली पहले तो उस पर अटैक करने वाली थी, बट ये देख के कि वो जोल है, एली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब जोल यहाँ पे एली को बेबी गर्ल बुलाता है, जो कि वो सिर्फ सैरा को बुलाया करता था। मतलब कि अब जोल को एली की परवाह है। अब वो एली को सिर्फ एक कार्गो की तरह नहीं देखता, बल्कि अपनी बेटी की तरह देखता है। फिर वो लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब इस सीरीज में बस एपिसोड नंबर 9 बचा है एंड देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। So if you enjoyed this video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं The Last of Us सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के बारे में। जी हाँ, सीरीज के लास्ट एपिसोड के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 8 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बनके रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 9। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जो कि किसी से बच के भाग रही है। वेल, इसका नाम है एना। भागते हुए इसे घर दिखता है और ये उस घर के अंदर चली जाती है। ऊपर आते टाइम उसका वाटर ब्रेक हो जाता है, मतलब कि वो जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वो पुश कर रही होती है, लेकिन तभी बाहर से एक इन्फेक्टेड की आवाज आती है। वेल, एना इस इन्फेक्टेड से बच के भाग रही थी। वो इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और एना पे अटैक करने लगती है, लेकिन एना अपने नाइफ से उसे मार देती है और इसी दौरान उसने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन इस फाइट के दौरान उस इन्फेक्टेड ने एना के पैर पे काट लिया था। उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसने जल्दी से उसका अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया। एना उसका नाम रखती है एली। जी हाँ, ये एली की मॉम है, मतलब कि ये चल रही है एली की बैक स्टोरी। इसके बाद हम देखते हैं मर्लिन को, जो अपने एक आदमी के साथ यहाँ पे आती है और यहाँ पे आती वो देखती है एना को, जो कि अपने गले पे नाइफ लगा के बैठी थी, क्योंकि वो भी एक इन्फेक्टेड में टर्न होने वाली है और एली की प्रोटेक्शन के लिए वो टर्न होने से पहले ही खुद को मार लेगी। मर्लिन और एना बचपन से दोस्त है, तो इसी दोस्ती के चलते एना मर्लिन को एली का ध्यान रखने के लिए कहती है, पर मर्लिन इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वेल, एना ये बात जानती थी कि मर्लिन उसकी बात जरूर मानेगी। वो कहती कि मेरी बेटी का ध्यान रखना एंड मुझे शूट कर दो। पहले तो मर्लिन उसे मारने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर वो एली को उसी आदमी को दे देती है और अंदर आके एना को शूट कर देती है। तो ये थी ना सिर्फ एली बल्कि उसकी मॉम एना की भी बैक स्टोरी। अब चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। यहाँ पे जोल एली से बात करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी भी एली डेविड वाले इंसिडेंट को ओवरकम नहीं कर पाई है। एंड डेफिनेटली एक छोटी सी बच्ची के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है जिसे भुला दिया जाए। वेल, यहाँ पे जोल पूरी ट्राई कर रहा था कि वो एली को अच्छी तरीके से ट्रीट करे एंड उसके अंदर का जितना भी डर है वो निकल जाए। अब फायरफ्लाइज के कैंप तक जाने के लिए उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर से जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज सामने का रास्ता ब्लॉक है। पता नहीं सीरीज में हर आसान रास्ता ब्लॉक क्यों होता है। ये बिल्डिंग के अंदर से जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती। अब जोल डिसाइड करता है कि वो एली को ऊपर भेजेगा और एली एक लैडर नीचे फेंक देगी। वो एली को ऊपर चढ़ाता है और एली लिटरली लैडर को नीचे फेंक देती है। जोल इससे काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन एली उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। जोल जब उसे फॉलो करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक जिराफ को देख रही थी। उस जिराफ को इतनी पास से देख के एली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद एली और जोल मिलके उस जिराफ को पत्ते खिलाते हैं एंड एली ये सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है, क्योंकि वो एनिमल लवर जो ठहरी। इसके बाद वो जिराफ अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है और यहाँ पे जोल एली से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इस सब को भूल सकते हैं, मतलब कि हम वापस से टॉमी के पास जा सकते हैं एंड आराम से वहाँ पे रहेंगे। पहले शायद एली इसके लिए मान जाती,
लेकिन जितना कुछ एली ने किया है यहाँ पे पहुंचने के लिए, तो एली नहीं चाहती कि ये सब यूं ही जाया जाए। वो कहती कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए फिर मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। वेल यहाँ पे जोल को भी बुरा लग रहा है कि वो एली से जल्द ही बिछड़ जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाके ये लोग वापस से बैठ जाते हैं और यहाँ पे फाइनली जोल एली को सैरा के बारे में बताता है। वो कहता है कि जैसे ही आउटब्रेक आया उसके कुछ ही घंटों बाद सैरा मारी गई। सैरा के मरने के बाद जोल बिल्कुल टूट चुका था और कुछ दिन बाद उसने सुसाइड करने की ट्राई करी, लेकिन हिचकिचाने के चलते उसका निशाना चूक गया। बट इससे अब उसे एक कान से कम सुनाई देता है। एंड फाइनली अब जाके उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी आई है। सैरा कहती कि मतलब टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। इस पे जोल कहता है कि ये सब कुछ टाइम की वजह से चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली ही वांट टू से कि एली ने उसे ठीक किया है। मतलब कि जब से जोल की लाइफ में एली आई तब से उसकी जिंदगी में खुशी आनी शुरू हो गई। अब वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को बेटर फील कराने के लिए वो जोक्स पढ़ने लगते हैं। वो लोग जोक्स पढ़ते पढ़ते जा रहे थे और तभी उन पे फायर फ्लाइज अटैक कर देते हैं। इससे जोल बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मर्लिन खड़ी होती है। मतलब कि उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मर्लिन जोल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है बिकॉज वो अकेला एली को यहाँ पे लेकर आ गया। वो कहती है कि जो काम मेरे लोग नहीं कर पाए वो तुमने अकेले ने कर दिया। अब जोल मर्लिन से कहता है कि मुझे एली के पास ले चलो। मर्लिन कहती है कि उसकी सर्जरी हो रही है और ये सुनकर जोल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि आखिर उसे सर्जरी की क्या जरूरत है। और मर्लिन उसे बताती है कि बचपन में जब वो पैदा हुई थी तो उसके पैदा होने से पहले ही उसकी मॉम एना इन्फेक्टेड थी और जब एना ने कॉर्ड कट किया उससे पहले एली के अंदर कॉर्डिसेप आ चुके थे। वो कॉर्डिसेप बचपन से उसके ब्रेन में ग्रो कर रहे हैं और अब जब भी उसके अंदर ये फंगस जाता है, मतलब कि कोई इन्फेक्टेड अगर उसे काटता है तो ये कॉर्डिसेप सिग्नल देते हैं कि ये इंसान पहले से इन्फेक्टेड है। हालांकि वो सच में इन्फेक्टेड नहीं है, यानी कि इन्फेक्टेड तो है लेकिन एक इन्फेक्टेड की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो इस फंगस को यही लगता है कि ये इंसान इन्फेक्टेड है तो इसे वो और इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एली की सर्जरी हो रही है और एक कॉर्डिसेप है उसके ब्रेन में। जी हाँ, इस सर्जरी के बाद एली जिंदा नहीं बच पाएगी। ये सुनकर जोल का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसे किसी और इम्यून बच्चे को पकड़ लो। मर्लिन कहती कि ऐसे किसी और इंसान को ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जोल एली को मरने नहीं देने वाला। इस पे मर्लिन कहती कि मैं भी तुम्हारा पेन समझ सकती हूँ बिकॉज मैं भी उसी पेन से गुजर रही हूँ, लेकिन अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और मर्लिन अपने दो लोगों को जोल के पीछे लगा देती है और कहती है कि इसे यहाँ से बाहर छोड़ के आओ और अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश की तो इसे शूट कर देना। और वो लोग जब जोल को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं तब जोल की नजर पड़ती है सर्जरी रूम की लोकेशन पे। फिर जब वो लोग स्टेयर्स पे आते हैं तो जोल उन दोनों पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे जोल के अंदर की सारी फीलिंग्स मर चुकी थी और उसके अंदर अगर किसी के लिए फीलिंग थी तो वो थी एली। अब उसका गोल है एली को प्रोटेक्ट करना। वो उन दोनों को मार देता है एंड ऊपर आने लगता है। ऊपर उसका सामना कई लोगों से होता है एंड वो वन बाय वन सभी को मार देता है। वेल ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक था। इसके बाद फाइनली वो सर्जरी रूम में आता है और वो एली को अनटाई करने के लिए कहता है। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तभी एली एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। बट गाइस बिलीव मी, इससे भी ज्यादा शॉकिंग सीन आने वाला है। इसके बाद वो नर्सेज से एली को अनटाई करने के लिए कहता है और फिर उसे यहाँ से ले जाता है। वो एक कार तक पहुंच जाता है और तभी यहाँ पे आ जाती है मर्लिन। मर्लिन कहती कि आखिर तुम इसे कब तक बचाओगे, कभी ना कभी तो तुम्हें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। वो कहती कि एली को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, जबकि तुमने इतना कुछ किया, यानी कि पूरी बिल्डिंग में तहलका मचा दिया। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे हम जोल को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एली भी पीछे लेटी हुई है, मतलब कि उसने मर्लिन की बात नहीं सुनी। यहाँ पे एली उससे पूछती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई, तो जोल उसे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे जैसे कई इम्यून लोग प्रेजेंट हैं और उनकी मदद से भी क्योर नहीं बन पा रहा है। एंड जब एली की सर्जरी हो रही थी तब वहाँ पे रेबल्स ने अटैक कर दिया और इसी दौरान कई लोग मारे गए, बट जोल किसी तरह एली को बचा के ले आया। लेकिन तभी हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पे मर्लिन जोल के सामने थी। जोल मर्लिन की बात नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो एली को कार में लेटाता है एंड फिर से मर्लिन के पास आता है। मर्लिन कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, बट जोल कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम एली के पीछे जरूर आओगी। और फिर एक ही झटके में जोल उसे मार देता है। एंड यही था एपिसोड का सबसे क्रेजी सीन। मतलब कि लिटरली हम रेडी ही नहीं थे मर्लिन की डेथ के लिए। मीन्स उसने एली से झूठ बोला। आगे जाकर उनकी कार खराब हो जाती है और अब आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना होगा। चलते चलते जोल एली से कहता है कि आज अगर सैरा जिंदा होती तो तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनते। फिर एली जोल से कहती है कि जब हम कैंसर सिटी में थे तब तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने सबसे पहले किसका मर्डर किया है। ये मर्डर था रायली का, मेरी अपनी दोस्त। वो बताती कि उस रात हम दोनों को इन्फेक्टेड ने बाइट कर लिया था और हम दोनों ही कन्वर्ट होने का वेट कर रहे थे। अब एली तो इम्यून है तो डेफिनेटली उसे कुछ भी नहीं हुआ, बट रायली कन्वर्ट हो गई एंड सैडली उसे रायली को मारना पड़ा। जी हाँ, रायली उसका पहला मर्डर था। वो कहती कि मुझे लगा था कि मेरे डीएनए से सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड फाइनली मेरे अंदर का जो गिल्ट है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब रायली, टेस और सैम सबकी मौत बेकार गई।
जोल एली से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मत मानो। अब एली को वैसी जोल पे शक हो रहा था और ये बात सुन के एली को जोल पे और भी ज्यादा शक होने लग जाता है। वो कहती कि मेरी कसम खाओ कि तुमने जो कुछ भी बताया था वही हॉस्पिटल में हुआ। मतलब कि कंफर्मेशन करना चाहती है कि एली को बचाने के लिए कहीं जोल ने तो कुछ नहीं किया। जोल एली की झूठी कसम खाते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो अब उनका मिशन है टॉमी के पास जाना। वेल जोल का ये झूठ कभी ना कभी तो एली के सामने आएगा, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सीजन 2, जो कि डेफिनेटली अभी रिलीज नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि सीजन 2 कब तक आएगा। वेल मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वेल ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड इफ यू एंजॉय दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप।